खबर में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त सईद काजी। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक बार फिर हम एक तो दुआ करते हैं कि जो रऊफ़ हसन साहब उनको अल्लाह ताला जल्द अज जल्द सेहतयाब करे, और मुतालबा है हुकूमत से कि इन जो है इस तरह से फिर उन लोगों को जो है गिरफ़्तार किया जाए। इसके साथ ही कुछ खबरें आपको शेयर करते हैं आपके साथ, और फिर अपने मौजूद मेहमान का भी तारुफ़ करवाएंगे। हत्ते के इज़्ज़त कानून मुस्लिम लीग नून के इत्तेहादी कह रहे हैं कि हम आपका साथ छोड़ जाएंगे, और ये कौन है? पीपल्स पार्टी जो है डिस्कस कर रही है इस कानून से। ये क्या मामला है? इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें और मेजर की जा रही हैं, और कुछ सॉफ्टवेयर और कुछ सामान ख़रीदा जा रहा है चाइना से, अरबों रुपए का ट्रेन इन किया जाए। ये जो सोशल मीडिया है, रऊफ़ हसन साहब पर हमले की तहकीकात क्या हो पाएगी, और इससे पहले क्या रैकेट था। उधर आलमी तौर पर हम देखें तो जो ICC है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो है वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। हमास के 2 लीडरों के ख़िलाफ़ भी किए हैं और एक इजरायली वज़ीर के ख़िलाफ़ भी किए हैं। तो क्या इन पर अमल दरामद हो पाएगा? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आसमान पे जो है क़यामत बरस रही है, इतनी गर्मी है, और बिजली में अब 12 घंटे लोड शेडिंग की बात हो रही है। अल्लाह करे ये गलत हो, मगर यहाँ पे इस पे ख़ास तौर पर हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं राना अजीम, सेक्रेटरी जनरल हैं PUFJ के। बहुत शुक्रिया राना साहब आपके वक्त का। राना साहब, कानून तो पहले भी मौजूद हैं, हर तरह के कानून मौजूद हैं। ये नए नए कानून बना के कोई हम ऑलरेडी बहुत खौफज़दा हैं, तो इसकी क्या ज़रूरत थी? और पीपल्स पार्टी क्या इससे डिस्टेंस अगर होती है, और क्या हम कहीं कोर्ट में जाके कोई अपनी सुनवाई के लिए क्या करेंगी हमारी जो तंजीमें हैं? राना अजीम साहब। काजी साहब, बहुत मेहरबानी। कैसा बात यह है कि खौफजदा हम नहीं है, खौफजदा ये लोग हैं जो कवानीन ला रहे हैं, और इनको कवानीन लाने ही इसलिए पड़ रहे हैं कि जब काजी साहब आप बैठकर इनकी बहुत सी चीजों को बेनकाब करेंगे, जब आप ये दिखाएंगे कि कहां पे करप्शन हुई है, जब आप बताएंगे कि कहां पर नाइंसाफी हुई है, जब आप ये चीज सामने लाएंगे कि कहां पर फॉर्म 45, 47 में कहां क्या क्या चीजें हुई हैं, कहां पर अचानक 138% वोट कास्ट हो गया, 100% होता है, तो फिर तो ये सारी चीजें तो इन्होंने कर दी थी। फिर तो ये सारे कवानीन भी लेकर आने थे, फिर तो ये सारे मामलात भी करने थे, फिर तो ये सारा कुछ होना ही होना था। बात यह है कि हम बिल्कुल खौफजदा नहीं है। मैं आपको बड़ी क्लियर और साफ बात था, जिस दिन पहले दिन मीटिंग होती है, उस मीटिंग में मैं भी शामिल था, नवीद काशिफ साहब थे, इम्तियाज शाहिद साहब थे, अयाज खान साहब थे, कासिम खान साहब थे, ये हम शाहिद चौधरी थे, हम बैठे थे, स्पीकर साहब थे। मैंने वाज़ेह तौर पर स्पीकर साहब से कहा, मैं कहीं क्यों आप कानून ला रहे हैं? मतलब क्या साहब बड़े भाइयों की तरह पूछ सकते हैं, मैं क्यों कानून ला रहे हैं? वैसे ही आप 60-70 लोगों की एक लिस्ट बनाएं, लिस्ट बनाकर जहां पे मालकान पे प्रेशर डाल सकते हैं वहां पे उन पे डाल लें, जहां पे वैसे हम हटा सकते हैं वैसे हटा दें। क्यों ऐसा कानून ला रहे हैं जिसको मानने के लिए तैयार कोई नहीं? कल को ये कानून आप पे भी लागू होगा, कल को ये चीज आप पे भी लागू होगी, तो उस पर नहीं, बिल्कुल हम ऐसा नहीं कह रहे, आप हमें अपनी तजावीज दें, हम आपकी तजावीज को मानेंगे। फिर अचानक पता लगता है कि एक और मीटिंग हो जाती है, चूंकि शरीके जुर्म ना होते तो बहुत कुछ बेनकाब करते। हमारे कुछ अपने ही साथी शरीके जुर्म भी है ना इस चीज पे, बहुत से लोग हैं, वर्कर्स नहीं है, सीनियर लोग भी नहीं है, लेकिन कोई लोग ऐसे हैं जिन्हें। राना साहब, ये बात है, हम तो सह ही लेंगे, सहते रहे। हमने मार्शल लॉ देखे, ज़िया-उल हक के दौर में साफियों को कोड़े लगते हुए देखे, और ये कौन कौन डिवाइड किस साइड पे खड़ा था, जो जमहूरियत के लिए आजकल 3-3 फुट उछलते हैं, वो उस वक्त जो है वो कोड़े मारने वालों के पास पीछे हाथ बांधे खड़े थे। कभी मुलाकात हुई तो तस्वीरें भी दिखा देंगे। मैं आपसे एक और बात पूछना चाहता हूँ, ये मुझे बताएं कि ये चाइना से भी कुछ चीज़ें लेके आ रहे हैं, मगर मैं थोड़ा पॉलिटिकल आपसे बात करना चाहता हूँ। कल दानियाल अजीज़ साहब आए हुए थे हमारे पास, मैंने उनसे सवाल किया कि जनाब ये खाकान अब्बासी साहब नई पार्टी बना रहे हैं, तो कहीं आप भी तो नहीं जा रहे? तो उन्होंने एक मुझे अजीब बात कही कि जनाब पार्टी तो एक और भी बन रही है। और साथ ही मैंने जवेद लतीफ़ साहब का एक बयान देखा कि उन्होंने कहा कि हजूर यहाँ तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं चलती, तो अरेंज मैरिज कैसे चलेगी? ये हुकूमत में ये लोग जो मुस्लिम लीग नून के बड़े डाई हार्ड लोग हैं, ये इतने मायूस क्यों हैं राना साहब?
बात यह है कि मायूस क्यों ना हो। मुझे एक एमपीए मिला लाहौर में, मैं एक जगह गया, एक छोटी सी तकरीब थी, तो वहां पे एक एमपीए मिला, तो उस एमपीए ने मुझे कहा कि जनाब हमारी कदर सिर्फ इतनी सी है कि हमारी बात एक आम सा चपरासी भी नहीं सुनता, मर्जी से हर फैसले होते हैं। और यहां पर तो हालात ये हो चुके हैं कि जिसके लिए जिसने सारा कुछ काटा वो भी अब उसकी बात नहीं सुनता। बात ये किससे, मुस्लिम लीग नून के अंदर से एक निकली शीन, जितना मर्जी कहे नहीं, एक निकलेगी शाहिदा खान अब्बासी की, एक अब निकलेगी मुस्लिम लीग नून के अंदर से उन बागी लोगों की जमात, जो बागी लोग इस वक्त सामने आएंगे एक बिल्कुल अलहदा एजेंडा लेकर। आपको मियां जवेद लतीफ जो है जैनुन हारे हैं, बिल्कुल ये गलत बात है कि वो कहें कि मुझे हराया गया, और भाई हराया नहीं गया, अब ये कहें कि किसको जिताया गया, किसको जिताया गया ये लफ्ज कहें। हारे तो अब सारे के सारे हैं, कौन जीता इनमें से, कोई एक मुझे बता दे जो इनमें से जीता है, समेत उन तमाम लोगों के जो आज बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठे हैं, बड़े बड़े मनसब संभाल के बैठे हैं। बात यह है कि अब एक प्लानिंग ये हो रही है कि जनाब एक बड़े साहब जो है वो अपने ही एक ग्रुप को अलहदा करके उसे कह रहे हैं कि आप एक प्रेशर ग्रुप बनाए और जो बात हम नहीं कर सकते वो आप करें, और एक वक्त में लहदा ग्रुप बनाकर बैठ जाए, एक लहदा पार्टी बनाकर बैठ जाए। लेकिन शायद उनको यह पता नहीं कि जैसे ही कोई भी ग्रुप लहदा बनाया जाता है, अलहदा पार्टी बनाई जाती है, जब उन्हें समझ आ जाती है कि अब हमारी बात की वैल्यू है, तो फिर वो उसको भूल जाते हैं। जो पीछे खड़ा होकर उन्हें कह रहा था कि जनाब अब लहदा पार्टी बनाए, फिर उसकी बात में भी वो नहीं आते। नून लीग के अंदर से एक और नून लीग निकलेगी, बल्कि निकल चुकी है, और ये पहली दफा हुआ है कि ये सब कुछ इक्तिदार में हो रहा है। काजी साहब आप जहन में रखिएगा, 28 मई, 29 मई, 30 मई, इन 3 तारीखों को अपने जहन में रख लीजिएगा। आप जब प्रोग्राम करेंगे इन 3 तारीखों में, तो आपको नजर आएगा कि वाकई एक नई जमात भी बन रही है और एक बहुत बड़ा बुहरान भी हुकूमत को सामना करना पड़ेगा इन 3 तारीखों में। और इन 3 तारीखों में ये फार्म 45 का जो कट्टा खुला हुआ है ना, ये जो रोला मचा हुआ है, ये भी आपको सामने आ जाएगा, और ऐसी जालसाजी पकड़ी जाएगी। मैं आपको ये वक्त से पहले बता रहा हूं, ऐसी जालसाजी पकड़ी जाएगी। हल्के में हमेशा के खुलने 2 या 3 होते हैं, और उसकी लपेट में फिर 140 हल्के आ जाते हैं। ये 28, 29 और 30 तारीख तक ये ज़हन में रखिएगा, आपके सामने आएगा। तो ये सारा कुछ होने जा रहा है। राना साहब, चले पार्टियां बनना तो लीगल है, और पार्टी में शामिल होना या पार्टी में छोड़ के चले जाना भी लीगल है, इस पे हमें कोई ज़ात की इज्जत करना दावा हम पे हो जाए। मगर मैं वजाहत कर दूं कि पार्टियों में से पार्टियां निकलना एक लीगल है। लेकिन राना साहब एक और, मुझे एक मिनट बोलने दें। जी प्लीज बोलें। दावा तो हमें करना चाहिए, आपको, मुझे, इस पाकिस्तानी कौम को करना चाहिए। क्या मियां नवाज शरीफ ने नहीं कहा था मैं इक़्तिदार में हमारी पार्टी आएगी, रोटी 4 रुपए की होगी, 10 रुपए किलो सब्जी होगी, यूनिट बिजली का सस्ता होगा, बूढ़े वाला में एयरपोर्ट बनेगा, तेरे लाहौर का भी वेतन दो रहे। दावा तो हमें करना चाहिए कि हमारे साथ झूठ बोलना, गलत बयानी की, क्या इलेक्शन से एक दिन पहले अखबारात में लीड नहीं छुपाएगी वजीर आजम नवाज शरीफ? अच्छा, ये झूठ है, ये गलत दावा है, इस पे हमें इन पे करना चाहिए। ये हम पे क्या करेंगे? इस पे तो कोई कानून ही नहीं ना राना साहब, इस पे तो कोई राना साहब कानून है नहीं। अभी हम करेंगे बात, बिजली पे बात करेंगे, कोई कानून है कि इस मुल्क की मैशत को जो है डुबो देने वाले पर भी कोई हद तक की इज्जत हो ना? उधर तो इज्जतें बढ़ जाती हैं। बहरहाल बात में आगे बढ़, थोड़ा सा फिर मीडिया की तरफ आता हूँ। राना साहब, ये कुछ अभी आज खबर छपी है कि इन्होंने 20 अरब रुपया मांगा है, कुछ चाइना से कोई गैजेट्स, कोई मशीन्स लेके आनी हैं इन्होंने यूट्यूब का कला कमा करने के लिए। पहले भी 15 बिलियन उससे वो ले चुके हैं। तो क्या ये कानून हो या ये पैसे हों, तो क्या कोई फिर से सहाफ़त को मखसूस लोगों को टारगेट करने का खुदा न खास्ता मामला तो नहीं है? इतना टाइम है इनके पास, काजी साहब, इनके पास इतना टाइम है।
और क्या इनको ये सारा कुछ करने की इजाजत मिल जाएगी? क्या पाकिस्तान, आप जैसे लोगों ने जिया का मार्शल लॉ देखा, आप जैसे लोगों ने पूरे तरीन हालात देखे, हमने भी थोड़ी सी जद्दोजहद की, तुम ये जेल से निकाल लेने के हैं कि 100 मशीनें ले आए? ये नहीं यूट्यूब बंद कर सकते, ये नहीं फेसबुक बंद कर सकते। अगर 1% भी इनके पास ये इख्तियार होता तो ये पता क्या करते हैं, ये कानून ना लाते, ये सब कुछ ये करते। ये इनके बस में नहीं है, ये अभी तो इनके पास इतना टाइम ही नहीं है। मैं चैलेंज से आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, बहुत से लोग कहते हैं, मुझे आज बताएं ना जरा, आज अक़वाम मुत्तहिदा की टीम तहरीक इंसाफ के दफ्तर गई है, मुलाकात की है। आज बाकी मुलाकातें भी सामने रखें, आज बहुत सी चीजें भी सामने रखें, आज से एक दिन पहले की समाअत भी सामने रखें, जिसके बाद कहा गया कि जनाब टीवी कोई समाअत पे जो है वो चीजें नहीं दिखा सकेगा। क्या बात, इनके पास टाइम ही नहीं है। बात सुने मेरी, जिस हुकूमत के अंदर अच्छा, चौधरी परवेज इलाही साहब की भी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। चौधरी परवेज इलाही साहब भी आए और बड़े वो यानी साबित कदम रहे इस उम्र में, और आप जो हम उसकी आपकी तस्वीर नाज़रीन देख रहे होंगे, तो ये क्या कुछ और। लेकिन जो कल एकदम से वाक़या हुआ, मैं तो खुद राना साहब कल से डिप्रेशन में हूँ, क्योंकि वो मेरे ही शो में बैठे थे। रऊफ़ हसन साहब इस्लामाबाद में थे, मैं लाहौर में था, और अभी मैं बस सेगमेंट ख़त्म हुआ तो साथ ही ब्रेकिंग चल गई। तो ये इस वाक़े को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ लगता है बर्फ़ पिघलती है, एक तरफ लगता है कि मैसेज बड़ा सख्त आ रहा है। कितना मुश्किल को मुश्किल है ना पकड़े उनको, चले उनका मुंह नहीं नजर आ रहे। वो शख्स जो पीछे काली बास्केट पहनकर वीडियो बना रहा है, जो नीचे से ब्लेड उठाकर अपनी जेब में डाल रहा है, उसे पकड़ सकते हैं ना? इस्लामाबाद है, पाई फेरू या पत्तों की नहीं। आपने काजी साहब, मैंने कितने कैसे वाक़े देखे हैं। अच्छा राना साहब, एक और भी डेवलपमेंट आज हुई है, और वो डेवलपमेंट ये है कि हमाद अज़हर साहब भी इम्पोर्टेंट लीडर हैं पीटीआई के, वो भी बाहर आए हैं और उन्होंने कहा है कि जनाब मुझे खान साहब ने कहा है कि अब आप वक्त आ गया कि आप सामने आएँ। तो ये क्या उनकी आमद को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मेरे पास इतला ये है कि एक, मैं आपको 2 खबरें दे दूं बड़ी। मेरी कल चौधरी परवेज इलाही साहब से मुलाकात हुई है, और चौधरी परवेज इलाही साहब बड़ी गेम डालने लगे और बहुत कुछ गैर मुतवक्के होने लगे। एक तो आपको मैं खबर दे दूं, और दूसरी बात है, हमाद अजहर साहब आए, हमाद अजहर के बाद दूसरे लोग भी सामने आएंगे, दोबारा आप मियां आसिम इकबाल को भी देखेंगे। अब लोग जो है वो आके अपने बाकायदा मुकदमात का सामना भी करेंगे, लोग आकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश भी करेंगे, क्योंकि खान साहब की तरफ से जो मेरी इत्तला है, जिसकी तस्दीक जो है खुद हमाद अजहर ने की है, कि जनाब खान साहब ने कहा है कि तमाम हमरोपोश लोग जो है वो सामने आ जाए। हालांकि हमाद अजहर की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जब वो वहां से चले गए तो पुलिस भी आ गई, वहां पे पुलिस की वारी नफरी पहुंच गई। हम तो ये दुआई कर सकते हैं कि इतनी स्ट्रगल, इतनी लड़ाई देखी हमने सारी में, और अब कोई बेहतरी आए, कोई डेमोक्रेसी आए, कोई आज़ादी इजहार आए, कोई मैशत बेहतर हो। बहुत शुक्रिया राना अजीम, सेक्रेटरी जनरल PUFJ, और हमारे दोस्त हमारे साथ थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, तो वापस आएंगे और वापस आके हम बात करेंगे नेतन्याहू के ख़िलाफ़ क्या कोई एक्शन होगा। वहाँ तो वो कह रहे हैं कि हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को हम बंद ही कर देंगे तो ये क्या हो रहा है? हर तरफ जो है हाई हैंडेडनेस की एक मिसाल। मगर इस पर बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर कमर चीमा, मारूफ तजिया निगार है, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कमर चीमा, आलमी अमूर के माहिर हैं। इनसे हम ख़ास तौर पे बात करेंगे। आज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने वारंट जारी करने की बात की है, बल्कि जारी शायद कर दिए हैं नेतन्याहू के ख़िलाफ़, उनके एक वज़ीर के ख़िलाफ़ और हमास के 2 लीडरों के ख़िलाफ़। इसके अलावा हम इसी ज़िम्न में ईरान के ज़िम्न में भी बात करेंगे। ए काइंड ऑफ अ मिस्ट्री शराउड्स द होल इंसिडेंट एंड इवेंट्स, कि ये क्या इनसाइड जॉब थी या कोई बाहर का मामला था, मामला क्या था। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर कमर चीमा साहब। पहले आ जाते हैं इस मामले पे, ये जो नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो ये वारंट हैं, इनकी क्या अहमियत है
और क्या अमेरिका बहादुर जो है वो इसकी इजाज़त देगा? उनके तो एक पार्लियामेंटेरियन ने कह दिया कि हम ये इदारा ही ख़त्म कर देंगे। तो इसे आप कैसे देखते हैं? बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, इसके कुछ एंगल हैं देखने को। पहली बात तो यह है कि ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक फॉल आउट है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अगर फॉर एग्जांपल ये वारंट जारी हो जाते हैं तो इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे। जो जाहिर बात है कि जो इजरायली ऑफिशियल्स, पर्टिकुलरली दो नाम हैं इजरायली ऑफिशियल्स में, एक तो बेंजामिन नेतन्याहू और दूसरा योआव गैलेंट जो कि मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, जिनके ऊपर चार्जेस ये हैं कि इन्होंने जानबूझ के सिविलियंस को कत्ल किया, जो इन्होंने भूख को, स्टार्वेशन को एज ए मेथड ऑफ वॉरफेयर यूज़ किया, और बाकी इंटेंशनली जो सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया, और भी बहुत सारे क्राइम्स हैं, लेकिन ये मोटे मोटे क्राइम बता रहा हूँ। अगर ये वारंट जारी हो जाते हैं, जो उसका फिर ये होगा कि इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होंगे कि इजरायली ऑफिशियल्स जहाँ जहाँ ट्रैवल करेंगे और वो मुल्क जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के मेंबर होंगे वो डेफिनेटली उनको गिरफ्तार करेंगे। अब जारी बात है, बरतानिया और अमेरिका इसके ऊपर शोर डाल रहे हैं कि हमास का क्या मुकाबला है, क्योंकि सिर्फ बेंजामिन नेतन्याहू और योआव गैलेंट के जो वारंट जारी नहीं किए गए, बल्कि याह्या सिनवर जो कि हमास के एक लीडर हैं उनके भी जारी किए गए हैं। एक अल-कासमी ब्रिगेड के मोहम्मद दियाब इब्राहिम है, उनके भी जारी हुए हैं, और इस्माइल हानिया जो कि हमास की जो पॉलिटिकल ब्यूरो है, जो कि ज़्यादातर कतर में बैठती है, उनके भी जारी हुए हैं। सो वो कहते हैं जी कि हमास का और इजराइल का क्या डिफरेंस है। इजराइल की हुकूमत एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हमास जो है वो तो हमने दहशतगर्द करार दी हुई है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जो अरेस्ट वारंट जारी करने की बात की है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे हैं। एक तो मैंने जैसे शुरू में बताया, डिप्लोमेटिक फॉल आउट होगा कि ये उनके लिए बड़ी एम्बैरेसमेंट है कि उन्होंने एक नॉन स्टेट एक्टर्स के मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया। फिर इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं कि उनको पकड़ा जा सकता है। फिर इजराइल की इंटरनेशनल रेपुटेशन मजीद खतरे में पड़ गई है। रेपुटेशन तो रही कोई नहीं है, क्योंकि आज नॉर्वे ने भी कहा है कि हम पैलेस्टाइन को रिकॉग्नाइज करते हैं। सो काजी साहब, ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने फैसला किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, और पर्टिकुलरली एक डिवाइड आ गई है वेस्ट के अंदर, जिसमें बहुत सारे जो यूरोपियन ममालिक हैं वो ज़रूरी नहीं इन वारंट्स को इम्प्लीमेंट करें, लेकिन उन्होंने जो स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को रिकग्निशन की बात की है। देखिए, दुनिया में 190-93 मुल्क हैं, 140-45 ममालिक जो हैं वो रिकग्नाइज करना चाहते हैं। लेकिन अगर बार बार अमेरिका इसको जो है वो वीटो करेगा तो डेफिनेटली अमेरिका के ऊपर एक प्रेशर आएगा चाइना की तरफ से और रशिया के ऊपर से कि जिस ग्लोबल ऑर्डर, रूल्स बेस्ड ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, उसी की आप वायलेशन कर रहे हैं। सो इसके डेफिनेटली इम्प्लीकेशंस हैं। और आपको पता है कि जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं वो किसी की भी नहीं सुनते, वो अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करना चाहते हैं, और उसके लिए अमेरिका की जो रिस्पेक्ट थी, या अमेरिका ने जो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर की बात करता है, उसको भी एट स्टेक पे जो है वो लगा दिया है। सो इसके कॉन्सिक्वेंसेस मल्टीपल हैं। देखना यह है कि क्या ममालिक ताउन करते हैं अंडर द रोम स्टैचू या नहीं करते। जारी बात है, ये अरेस्ट वारंट निकलने के बाद ही बाकी चीज़ें होंगी। अच्छा चीमा साहब, मैं जनरल, एक आम लेमैन के तौर पे आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मुझे यूँ लगता है कि ये एक ऐसा अहद है कि जिस हमने बड़ी बड़ी आइन की भी बड़ी बातें सुनते रहे, कानून, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है, यूँ लगता है कि जैसे एक नेकेड पावर प्ले हो रहा है, और जो रूलिंग क्लासेस हैं और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, अब उसे ये जो ढकोसले हैं इन अदालतों के, अब लगता है कि वो उन्हें अपने रास्ते में रुकावट लगते हैं, ह्यूमन राइट्स उन्हें बोझ नज़र आता है, और वो ज़्यादा नंगे होकर सामने आ रहे हैं। एम आई राइट हैविंग दिस इम्प्रेशन? काजी साहब, ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि वही अदारे जो उन्होंने बनाए ताकि कल को एक सोफिस्टिकेटेड तरीके के साथ अपने ओपोनेंट्स को उन कटारों में खड़ा किया जाए। मिसाल के तौर पे पुतिन जो है उसके ऊपर भी वॉर क्राइम्स हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने एक ब्रिक्स की कॉन्फ्रेंस में जाना था साउथ अफ्रीका, वो नहीं गए क्योंकि उनके भी उन्होंने वारंट जारी करवाए हुए हैं। सो क्वेश्चन ये आता है कि अब जब बेंजामिन नेतन्याहू के हुए हैं तो ये कह रहे हैं डबल स्टैंडर्ड है, लेकिन जब पुतिन के हुए तो उन्होंने कहा ये सही है। सो आपकी बात सही है कि ये एक लॉजिक जो है वो डेवलप हो रही है, और बड़ी मुश्किल पैदा हो रही है वेस्टर्न ममालिक को इनको डिफेंड करने में। और अगर वो नहीं डिफेंड करते इजराइल को, वो वॉर क्राइम्स
भी करे, वो 35-36 हज़ार लोगों को भी मारे, वो हंगर को एज ए मेथड ऑफ वॉरफेयर भी इस्तेमाल करे, स्टार्वेशन और हंगर को, तो वो कहते हैं कोई मसला नहीं है, हल्की फुल्की तनकीद करते हैं, अगर तुमने दोबारा ऐसे किया तो हम ऐसे करेंगे, अगर आपने दोबारा ऐसे किया तो हम ऐसे करेंगे। सो बिल्कुल उनके बनाए हुए वेस्टर्न ममालिक के, पर्टिकुलरली अमेरिका को इस सवाल को देखना है कि वो जो सारे का सारा लिबरल इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर उन्होंने क्रिएट किया था वो खुद ही नीचे गिर जाएगा अगर उन्होंने उसको उन रूल्स बेस्ड ऑर्डर को मानने से मुकम्मल इनकार कर दिया। और अभी तो देखें कि जो अफगानिस्तान में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो हमारे सामने नहीं आई, इराक में बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने नहीं आई, तो ये इजराइल और इस तरह के या जो रशिया डॉक्टर साहब, बात ये है कि ये जो पावर है, कहते हैं पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ गन वाली बात ही है। अच्छा, मैं अब जरा थोड़ा सा इधर आता हूँ। मिस्ट्री शराउट कर रही है और ये जो ईरानी सदर थे ये बहुत इनके हाई प्रोफाइल थे और क्या कहा जा रहा था कि अली खुमैनी उनको वो रिप्लेस करेंगे। आज टर्की की तरफ से 2, 4, 5 सवाल उठाए गए हैं, ऐसे शायद आपकी नज़र से गुजरे हों कि बहुत सारे जो प्रोटोकॉल थे वो फॉलो नहीं किए गए। तो क्या ये आप समझते हैं कि कोई इंटरनल पावर स्ट्रगल भी हो सकती है या कोई अंदरूनी दहशतगर्दी भी हो सकती है? देखिए काजी साहब, इसमें बहुत सारी थेरीज हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरीज कह लें, जो भी कह लें। एक बात तो है कि जो ईरान की एविएशन इन्वेंट्री है वो बहुत कमज़ोर है। मतलब इतने पुराने हेलीकॉप्टर जो कि 40-50 साल पुराने हैं, आप वो अपने सदर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा ये है कि देखें, आपने खित्ते के एक बड़ी पावर स्ट्रगल का हिस्सा हैं, आपने पूरे रीजन में प्रॉक्सीज ईरान ने क्रिएट की हुई हैं। हम देखते हैं ये इजराइल के हवाले से देख लें, अमेरिका के हवाले से देख लें, तो फिर आपको अपने हथियार भी वैसे ही रखने पड़ेंगे। आपको जैसे फॉर एग्जांपल ईरान के जो फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर है जवाद ज़रीफ, उन्होंने स्टेटमेंट जारी की कि अमेरिका की जो सैंक्शंस हैं दैट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि ये मौत हुई है, क्योंकि ईरान नई एविएशन जो टेक्नोलॉजी है या जहाज़ हैं, हेलीकॉप्टर नहीं खरीद सकता, कोई मुल्क उनको बेचने को तैयार नहीं है। सो ये तो जब आएगा पता चलेगा। देखें, हमारे पास भी जो ज़ियाउल हक साहब का हेलीकॉप्टर भी इसी तरह गया था, और दुनिया में बड़े ऐसे लोग हैं जिनके तकरीबन 10-12 ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिनके चाइना से और रशिया जो है दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू अमेरिकन टेक्नोलॉजी, वहाँ से तो ये खरीद सकते थे। नहीं, लेकिन उसमें देखें वो जितनी भी बड़ी एविएशन कंपनीज हैं वो सारी की सारी ग्लोबली कनेक्टेड हैं, तो वो सैंक्शंस जहाँ जिन ममालिक को लगी हैं उनके साथ वो नहीं अफोर्ड कर सकते। सो अगर एक ऐसी फॉर एग्जांपल जो चाइनीज़ कंपनी है जो कि पाकिस्तान को भी असला दे रही है या पाकिस्तान को भी एविएशन की चीज़ें दे रही है, पाकिस्तान पे कोई सैंक्शंस नहीं है, लेकिन जब वो ईरान को देगी तो उसके ऊपर वो सैंक्शंस लगा देते हैं। और अगर आप उसके ऊपर सैंक्शंस लगाएं तो आपके लिए बहुत बड़ी मार्केट बंद हो जाती है, फिर वो बैंक्स के ऊपर भी लगा देते हैं। सो बड़ी क्रिपलिंग किस्म की सैंक्शंस हैं, उससे निकलना बड़ा मुश्किल होता है। बड़े बड़े ममालिक उससे नहीं निकल पाते। पूरा जो बैंकिंग IBAN सिस्टम है, फॉर एग्जांपल उन्होंने रशिया को निकाल दिया IBAN सिस्टम से, जो बैंकिंग सिस्टम है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब वो वेस्टर्न ममालिक करने पे आते हैं तो ममालिक बिल्कुल आइसोलेट होकर रह जाते हैं। इसको हम बोलते हैं दिस इज़ द एज ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस। आजकल दुनिया बड़ी जो है वो कनेक्टेड है, तो ये चाइना हो रशिया हो ये नहीं कर सकते। जो भी ईरान ने किया है वो खुद चीज़ें अपनी जो मैन्युफैक्चर की हैं, गाड़ियाँ हों, बहुत सारी चीज़ें हों, लेकिन एविएशन इंडस्ट्री में वो उस तरह नहीं कर सके। सो इसलिए वो सैंक्शंस को बर्दाश्त कर। तो अब आप क्या समझते हैं, अभी तो अली खamenei हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत ज़िंदगी दे, मगर वो 85 के हैं, तो अब वहाँ ईरान में नेक्स्ट कौन है सुप्रीम लीडर के लिए जो कंटेस्टेंट हैं? देखें, ये प्रेसिडेंट रईसी जो थे वो आयतुल्ला भी थे। सो ही वॉज वन ऑफ द पर्सन जो रिप्लेस कर सकते थे अली खamenei को। सो ये एक बात है। दूसरी बात ये है कि उनके बेटे के बारे में भी बातें की जा रही हैं कि लाइकली पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी तक कोई उन्होंने अपने जो पत्ते हैं वो क्लियर जाहिर नहीं किए कि कौन हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी पावर जिसे कहते हैं ट्रांजिशन होनी है। सारी की सारी जो IRGC है या ईरान की जो गवर्नमेंट है वो अपनी पावर जो है वो आयतुल्ला खamenei से ड्रॉ करती है। सो ये एक बड़ी जिसे आप कहें कि एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला होना है
कि वो लोग जिन्होंने ऐसा बंदा होना चाहिए जो अमेरिका खित्ते के हवाले से जो और दूसरा जो एक इस्लामिक रेजिस्टेंस है उसको भी लीड करना है। तो अभी तक कोई ऐसा शख्स है नहीं है जिसका कोई नाम हो, लेकिन बहुत चैम गोइयाँ होती हैं। इनका नाम आता था कि ही कुड बी वन ऑफ द पर्सन, क्योंकि ये बड़े करीब भी थे और एक हॉकिश भी थे। अब आप देखें कि इन्हीं के दौर में इजराइल पे भी हमला ईरान ने कर दिया और सो लेट्स सी कि कौन सामने आता है नाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर चीमा, आपने बड़ी वक्त के साथ हमें बहुत सी चीज़ें समझाई। नाज़रीन, हम अपनी अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, मगर ये कहते हुए कि अब जो दुनिया है वो बदल इस तरह से रही है कि जो ताकत है वही यहाँ सबसे बड़ा जुर्म जो है कम्युनिटी ऑफ नेशंस हो, कोई और मकाम हो, वहाँ कमज़ोर होना है। कमज़ोर होने से बड़ा कोई जुर्म नहीं है। ब्रेक से वापस आएंगे तो बिजली जो कि अजाब और बिजली बन के गिर रही है, ये क्या मामला है, इस पे बात करेंगे। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर, मारूफ मैशदान है, साबिक़ वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। डॉक्टर साहब, जो बहरानों की तो खैर कोई कमी नहीं है, मगर मैशत की तरफ आते हैं जो आपका सब्जेक्ट है, और पर्टिकुलरली ये जो बिजली वाला मामला है। अब बिजली की पैदावार जो है वो 18,656 और तलब 24,500 मेगावाट है। शॉर्टफॉल 5,845 है। सवाल मेरा आपसे ये है कि वैसे तो हमने माशाल्लाह 48,000 मेगावाट के लिए मुआहदे कर रखे हैं और 14% कमी भी हो चुकी है इस्तेमाल में, भले वो सोलर की वजह से हो या इंडस्ट्री बंद होने की वजह से। तो ये एक ऐसा क्राइसिस है, इज़ देयर एनी वे आउट ऑफ दिस कि हम कैसे फंस गए इसमें डॉक्टर साहब? जनाब देखिए, हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का पावर का जो क्राइसिस है, ये ऐसे हम फंसे हुए हैं कि इस वक्त जनरेशन कैपेसिटी जो है वो हमारी डिमांड से ज़्यादा है, लेकिन हम वो तमाम जनरेशन कैपेसिटी को हम एक्शन में ला नहीं रहे, हम उनसे ख़रीद नहीं रहे। हालांकि उनके पैसे हम भर रहे हैं, IPPs को हम उस जनरेशन कैपेसिटी के पैसे भर रहे हैं और तब भी हम वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर वो IPPs वो बिजली हमें सप्लाई करे जिसके लिए उनको पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें से कुछ ऐसे IPPs हैं जो इम्पोर्टेड फ्यूल के ऊपर चलते हैं, तो वो हमारा इंपोर्ट का बिल बढ़ाते हैं। जब इंपोर्ट का बिल बढ़ाते हैं तो हमारा डॉलर का बहरान शुरू हो जाता है। तो आप देखें कि ये जो बिजली के पावर सेक्टर में जो हमने मुआहदे किए हुए हैं, उसने पाकिस्तान को हर तरफ से फंसाया हुआ है। और ये ऐसे हालात में जबकि ग्लोबली टेक्नोलॉजी ने ऐसे मौके प्रोवाइड किए हैं बाकी ममालिक को भी और पाकिस्तान के लिए भी वो मौजूद हैं कि लोअर कॉस्ट पर बिजली मिले और एनर्जी प्राइस कम हो जाए ताकि इंडस्ट्री ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाए और कंज्यूमर को भी रिलीफ मिले। लेकिन पाकिस्तान उन सोर्सेज की तरफ ऑफ चीपर पावर जा नहीं सकता। वो इसलिए नहीं जा सकता कि हमने जो एक्सपेंसिव सोर्सेज ऑफ पावर है वो तो उनके पैसे तो हमने लाजमी देने ही हैं। अभी आप देख रहे हैं कि इस वक्त भी हम जो जितनी बिजली हम लेकर कंज्यूमर को दे रहे हैं, उससे ज़्यादा बिजली के पैसे हुकूमत IPPs को दे रही है। डॉक्टर साहब, क्या मैं एक तरफ इंटरजेक्शन कर रहा हूं, उसको बांधा हुआ है, एक तरफ हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से बांधा हुआ है, और उनको हमने ऐसे रेट्स ऑफ रिटर्न वो गारंटी किए हुए हैं और बाय बैक गारंटीज भी हैं साथ कि पाकिस्तान बिल्कुल IPPs के मुआहदों की वजह से एक ऐसे उसमें फंस गया है कि ये इकोनॉमिक पैरालिसिस भी पैदा कर रहा है और कंज्यूमर्स के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। डॉक्टर साहब, मैंने इन्वेस्टमेंट के बारे में मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं डॉक्टर कमाल मुनीर हैं और गालिबन कैम्ब्रिज के वो प्रो वाइस चांसलर आज मुझे जवाद अहमद बता रहे थे। आई रेड हिज आर्टिकल जो कि उनका फाइनेंशियल टाइम्स में छपा था, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो मुआहदे थे 2080 का कोलैटरल था,
80% बैंक से पैसे लेने थे, वो जो कर्जा प्राइवेट आदमी ले रहा है वो रियासत पाकिस्तान ने सर्व करना है। इनपुट जो है फर्नेस ऑयल हो, कोयला हो या कुछ हो, वो हमने लेके देना है और कैपेसिटी चार्ज भी देना है। तो डोंट यू थिंक दिस डिजास्टर वाज इन फैक्ट बिल्ट इन द वेरी द डील्स दैट वर स्ट्रक? देखिए 92 की पॉलिसी थी, फिर उसके बाद 2004 की आई और अब 2015-16 में भी कुछ हुई। वो जो सबसे पहले वाली थी जिस तरह हबको हुई और उसके बाद वाली वो तो लैब्स भी तकरीबन कर गए थे। अब पाकिस्तान ने क्या किया, भी हाल ही में जब इन सारे मुआहदों को रिव्यू किया है तो जो लैब्स कर गए थे उनको भी रिन्यू कर दिया। उसमें भी हमारी जो कमिटेड वो थी कमिटमेंट्स के हम ख़रीदेंगे और उन्हीं कीमतों पर जो इनएफिशिएंट पावर जनरेशन सिस्टम बना रही हैं, ये इसने हमें फंसा दिया है। आज पाकिस्तान सोलर, विंड या कोई ज़्यादा एफिशिएंट थर्मल पावर स्टेशन की तरफ भी नहीं जा सकता। हमने जब अभी थर्मल पावर की 4 यूनिट लगाए चाइनीज़ के साथ, तो वो भी हमने इस बात को नहीं देखा कि वो जो यूनिट चाइनीज़ प्राइवेट चाइनीज़ इन्वेस्टर्स लाए थे कि वो भी ऑब्सोलीट मशीनें थी। उन्हीं दिनों में चाइनीज़ ने बांग्लादेश पुरानी मशीनें थी, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, और उन्हें वो मैं बताऊँ ना किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूँ। उन्हीं दिनों में चाइनीज़ ने इन्वेस्टमेंट की बांग्लादेश में, प्राइवेट सेक्टर चाइनीज़ ने, ये गवर्नमेंट नहीं है। तो वो उनकी एफिशिएंसी रेट्स वर मच हायर देन इन पाकिस्तान, और जो पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट थी उसको उन्होंने ट्राई कर दिया इम्पोर्टेड कोल के साथ। वो कोल बेस्ड थी। अब इम्पोर्टेड कोल के साथ बेस करना, ये मतलब है अगर आज हमें बिजली की कमी है और हम कहते हैं कि ये चाइनीज़ पावर प्लांट्स हमें ये प्रोवाइड करे बिजली, ताकि ये जो इस वक्त बहरान शुरू हो चुका है कि इसकी जो डिमांड है उसको मीट करें, तो उसके लिए इम्पोर्टेड कोल चाहिए होगा, उसके लिए डॉलर्स चाहिए होंगे। आपके पास रिजर्व्स नहीं हैं, और जब आप इम्पोर्टेड उस पर करेंगे तो एक्सचेंज रेट जो है डॉलर का वो बढ़ जाएगा। डॉक्टर साहब एक और सवाल, मैं चूँकि बाकी IPP पॉलिटिकल इकोनॉमी का सवाल भी डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा। आपने गुज़श्ता दिनों देखा कि हमने बड़ी मुश्किल में क्वेल किया और गवर्नमेंट को जो है वो डाउन करना पड़ा कश्मीर में बिजली के हवाले से। तो ये जो अब बिल आ रहे हैं कि एक तरफ हम इस्तेमाल कम कर रहे हैं, बिल हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये तो एक पॉलिटिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। और बहुत से जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो कह रहे हैं कि इट माइट रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ रिएक्शन फ्रॉम दी पीपल एट लार्ज। आप कैसे देख रहे हैं? जी देखें, ये जो बढ़ते हुए बिल है ना हमारे, ये नहीं है कि आज बढ़ गए और उसके बाद बढ़ेंगे नहीं, ये चलता जाएगा। इसलिए कि ये जो कॉस्टिंग है हमारी, जिस कीमत पर हम लेते हैं, जिस तरीके से कॉस्ट स्ट्रक्चर को एग्रीमेंट्स में लाया गया है, तो वो डॉलर के एक्सचेंज रेट को भी बीच में लाता है और जो इन्फ्लेशन है उसका असर भी होता है, और साथ ही हम उनकी रेट्स ऑफ रिटर्न गारंटी कर रहे हैं। तो ये जो प्राइसिंग है ये बढ़ती जाएगी। अब जिस तरह कई कंज्यूमर्स ने अपने सोलर पैनल लगा लिए, अपने आप को बचाया है, तो जितनी डिमांड ग्रिड से कम होती जाएगी, और इंडस्ट्री ने भी तकरीबन अपनी डिमांड 50% कम कर दी है ग्रिड से। तो मतलब ये है कि जो बाकी लोग जो हुकूमत के पास, हुकूमत ने ख़रीदनी तो सारी बिजली है IPP से, लेकिन आगे उनसे ख़रीदने वाला कोई नहीं है। तो हुकूमत ने आगे जो ज़्यादतियाँ IPPs कर रही हैं हुकूमत के साथ, हुकूमत आगे कंज्यूमर को पास ऑन कर रही हैं। हमारे साथ भी यही हो रहा है कि जो इंडस्ट्री है, उन्होंने अगर अपने ट्रांसफार्मर लगाए हुए हैं, तो अब जो डिस्कोज हैं वो ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी पर भी एक कैपेसिटी चार्ज लगाए हुए है। ये नहीं कि भाई बिजनेस कभी चलती है, कभी नहीं चलती, कभी आपकी डिमांड कम हो जाएगी, वो उसको नहीं देखते, उनको उसके ऊपर भी कैपेसिटी पेमेंट कर दी है। तो ये तो इस तरीके से कई लोगों ने अपने पावर सिस्टम, तो आप देख रहे हैं कि वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ कोलैप्स के मोस्ट जो कंज्यूमर हैं, चाहे इंडस्ट्रियल हैं या डोमेस्टिक हैं, वो ऑफ द ग्रिड जा रहे हैं। वो अपनी प्रोडक्शन के ऊपर उनका इन्हिसार होगा और हुकूमत रह जाएगी विद द मैसिव IPPs। इन IPPs के साथ रीनेगोशिएट करना पड़ेगा।
आपने बड़ी ही वजाहत और सादा ज़बान डॉक्टर मोहम्मद ज़ुबैर हमें बता रहे थे कि सिंगल मोस्ट जो सबसे बड़ा मसला जो है, वैसे तो मसाइल का अंबार टीवी पे रोज़ हम देख रहे होते हैं, हमले हो रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। कल मेरे प्रोग्राम में आपने देखा किस तरह ख्वाजा सराओं ने एक शरीफ आदमी पे हमला कर दिया। मगर ये बिजली जिस तरीके से हमारे ऊपर हमला कर रही है, ये मुझे लगता है ये सारे हमले पीछे रह जाएंगे और हम ये सारे झगड़े भूल जाएंगे। लेट्स डू समथिंग अबाउट इट, वेरी इट्स अ सीरियस क्वेश्चन। ये था हमारा आज का शो। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।